जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने कल सीटी का मुकम्मल पेपर हल किया था, वो वीडियो भी आपने देखनी है। मैंने कहा था इसके बाद मैं एटी और कारी का पेपर भी मुकम्मल हल करूँगा। तो आज 100 एमसीक्यूज़ मुकम्मल मेरे पास है। मैं आपको अभी एक तो ये हल करूँगा, फिर आपको बताऊँगा ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आए हैं। सिर्फ़ मकसद हल करना नहीं है। देखें, ये पूरा पेपर है, ये अगर मैं अभी उठा के मेटा पे डाल दूँ, तो मुझे एकदम इसके 100 के आंसर निकाल के दे देगा। आंसर मैं आपको बता दूँगा। मकसद आंसर बताना नहीं है, मकसद ये कि अगले पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाए। मैं उसमें साथ ये भी बताऊँगा कहाँ से एमसीक्यूज़ आए हैं, हल कैसे होते हैं, और आगे अगर एमसीक्यूज़ आ जाए तो ये तो नहीं आएगा एग्जैक्ट, एक आध शायद इस तरह का दोबारा भी आ जाए, लेकिन इससे मिलता-जुलता आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अरबी मैं आखिर में बताऊँगा, सही है। पहले दूसरे सब्जेक्ट्स जो आगे आपके पेपर्स में ज़्यादा काम आएँगे, इंग्लिश, मैथ ख़ास तौर पे। तो देखें, इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश में पहला एमसीक्यूज़ है। इंग्लिश इसकी आसान है। देखें, ये कारी या आईटी का टेस्ट है, इंग्लिश में आसान होती है। आपके लिए सिटी में या डीएमपीटी में इतनी आसान नहीं होगी। एक ये चीज़ आपने याद रखनी है, सही है। बहरहाल आपको फ़ायदा इससे लाज़मी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड है सॉफ्ट जी साउंड? सॉफ्ट जी साउंड किसकी है? देखें, गॉड, गिफ्ट या गेम, तीनों में साउंड और आ रही है। जाइंट, इसमें बिल्कुल अलग सॉफ्ट साउंड आ रही है, तो इसका आंसर है ए, जाइंट, सही है। विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ लिसन? सुनने का ऑपोजिट क्या है? इग्नोर करना, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल जेंडर? जेंडर की देखें चार टाइप्स हैं, इसमें आगे कोई और भी आ सकती है। एक मेस्कुलिन, फेमिनिन यानी कि मर्द औरत, और एक होती है कॉमन जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और न्यूट्रल होती है जो जनदार चीज़ नहीं होती। तो इसमें कुर्सी जो है वो न्यूट्रल जेंडर है। शी डैश टीवी राइट नाउ? शी इज़ वाचिंग, वो टीवी देख रही है, सही है। ब्यूटी, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कल भी एक आया हुआ था। देखें, अब सिर्फ वर्ड चेंज हो रहे हैं, चीज़ें वही हैं। सारा इज़ डैश ऑनेस्ट कल, तो देखें ये ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसमें एच साइलेंट होता है, यही इसमें ट्रिक थी सारी, सही है। तो इसमें फिर एन लग जाता है, क्योंकि वावल साउंड आ रही है, एन लगते हैं वावल साउंड के साथ। लिसन बॉयज, अब देखें ये भी थोड़ा सा ट्रिक था, ये भी उसने घुमा के दिया हुआ था। लिसन बॉयज, आप इस साइन को देखेंगे तो कहेंगे ये तो एक्सक्लेमेशन का साइन है एक्सक्लेमेटरी जुमले में, लेकिन नहीं। एक्सक्लेमेटरी जो जुमले होते हैं उसमें अफसोस होता है, जज्बात होता है, खुशी होती है। ये लिसन बॉयज हुक्म देना है, तो हुक्म देने वाला जुमला जो होता है वो इम्पेरेटिव होता है, सही है। फाइंड द वर्ड विथ इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर? कॉन्सोनेंट तो आपको पता है वोवल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लस्टर कहते हैं एक गुच्छे को, यानी कि दो या तीन वर्ड्स मिलके कॉन्सोनेंट क्लस्टर बनते हैं। इनिशियल का मतलब है शुरू वाले। तो शुरू में कौन से लफ्ज़ हैं जो जिनका अपना अपना साउंड है, सही है। तो इसमें देखें, यानी कि आप ग्लोब में देखें, जी का अपना साउंड है, एल का अपना है, ओ का अपना है, सही है। बाकी ये टी, दो टी मिल के एक ही साउंड दे रहे हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर में नहीं आता। ये राउंड में तो वावल आ जाता है, इसी तरह इसमें यू, इसमें भी वावल आ जाता है, तो ये ग्लोब इसका आंसर बनता था। इसी तरह ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर के अलावा डायग्राफ भी है, ट्राइग्राफ भी है, सही है, डायफथोंग भी है, और इसके अलावा एक आध चीज़ और भी है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। बताने का मकसद ये है कि अगले पेपर्स में अगर आई तो वो चीज़ें आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन का मतलब है दो वर्ड्स जिसमें हों। तो टूथपेस्ट, सही है, टूथपेस्ट इसमें कंपाउंड नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंक्रीट नाउन? कल भी आया हुआ था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन आपस में ऑपोजिट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जिसको आप टच नहीं कर सकते, कंक्रीट जिसको आप टच कर सकते हैं, तो इसमें एक ही चीज़ है, टेबल, सही है। ही वॉज जेनरस टू हेल्पलेस ऑर्फन्स। अब इसमें क्या लगता है, ये आर्टिकल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दा, एन, ऊपर भी एक आया है एन वाला, तो इसमें दा लगता है। उसकी वजह यह कि ये स्पेसिफिक है, हेल्पलेस ऑर्फन्स, यानी कि जिसकी बात करें कि हेल्पलेस यानी कि बेयारो मददगार, सही है। तो ख़ास किसी की बात करें तो दा लगेगा, सही है। अच्छा, इसके बाद ये जो है हमारे 41 तक हो गए हैं, अब 42 से शुरू करते हैं। डिग्निटी क्या है? डिग्निटी इसमें नाउन है, सही है। अगर ये लफ्ज़ इसमें नाउन और एडजेक्टिव में कन्फ्यूजन हो सकती है कि डिग्निटी तो किसी का ठीक है, उसकी सिफ्त भी है, लेकिन वो डिग्निफाइड होता, सही है। डिग्निफाइड का लफ्ज़ होता तो फिर ये एडजेक्टिव होता। डिग्निटी यहाँ पे नाउन है, सही है। तो बहरहाल इसका थोड़ा सा ध्यान रखने। रेगुलर वर्ब क्या होता है? देखें, ये उस दिन भी आया, उस दिन ये पूछा हुआ था एक पेपर में कि रेगुलर वर्ब कौन सा होता है? डी ई डी डी वाले होते हैं, सही है। तो यहाँ पे डी और ई डी किसके साथ लग सकता है? तो देखें, फ्लाई के साथ तो डी ई डी नहीं लग सकता। फ्लाइड आपने कभी नहीं सुना होगा। ब्रेक कभी ब्रोक होता है, ब्रेक्ड आपने कभी नहीं सुना होगा। स्विम, स्विम भी स्विम्ड कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे जंप्ड है, जिसके साथ ई डी लगता है, तो जंप है, सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा जहाँ पे ब्लर होगा मैं आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। इसमें वो कह रहे हैं कि एंड, पूरे जुमले में एंड का पूछ रहा है कि वो क्या है, तो एंड कंजंक्शन होता है कि देखें कंजंक्शन के हवाले से एमसीक्यूज आ रहे हैं।
फिर दिस इज डैश हाउस ही वाज रेफरिंग टू। अब देखें इसमें क्या लगेगा, आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल आ रहा है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें अगर अगर यहाँ पे आगे ये वाला जुमला ना होता, शी वाज रेफरिंग टू, यानी कह रहे कि वो घर है जिसका वो रेफरेंस दे रही थी, जिक्र कर रही थी, तो घर को उसने स्पेसिफिक बना दिए, तो इसलिए यहाँ पे दा लगेगा। अब स्पेसिफिक चीज़ के साथ दा लगते हैं। स्कल्पचर क्या है, स्कल्पचर नाउन है, सही है। अच्छा, वर्किंग क्या है, देखें जेरेंड, उस दिन ड्राइविंग आया हुआ था, आज वर्किंग है। जेरेंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में लाजमी आएगा जेरेंड से सवाल, ये जेरेंड है, सही है। द प्लेन डैश डिपार्टेड बिफोर, देखें हेड वाले एमसीक्यूज कल भी आया था। डिपार्टेड आपने देखना है, ये पास्ट है, ईडी लगा हुआ है तो हेड लगेगा यहाँ पे, सही है। बीवेयर ऑफ शैतान फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, यानी कि शैतान से बतात रहें अपने मज़हब की हिफाजत के लिए। तो ये बेवेयर क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यूज है। देखें बेवेयर जो है नाउन नहीं है, नाउन प्लेस पर्सन थिंग होती है, सही है, इसलिए ये तो नहीं है। एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिव खसूसियत होती है किसी की। एडवर्ब होता है कि कोई काम किस तरह हो रहा है, तो ये भी नहीं है, ये वर्ब है, सही है। यहाँ पे बेवेयर वर्ब है। अच्छा, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग इसमें बहुत आसान था, एटमॉस्फेयर के ये स्पेलिंग होते हैं, सही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ी पर ठहरी थी, तो कोए जूदी, सही है। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं आपको ठीक जवाब बता रहा हूँ, आपने ये नोट करने हैं। यरूशलेम के लिए बैतुल ममूर के आसमान पर, तो बैतुल ममूर जो है वो 7वां आसमान है। कल वाली वीडियो में मैंने बताए थे कुछ एमसीक्यूज। कुरान के किस पारे में साहब काफ का जिक्र है, 15वें पारे में, सही है, ये याद रखते हैं। सूरत काफ है, उसमें ग़ज़वा बदर का वाक़या कब पेश आया, 17 रमज़ान को, सही है, 17 रमज़ान को पेश आया था ग़ज़वा बदर, और 2 हिजरी को हुआ था। अगर आगे किसी पेपर में हिजरी पूछ लेगा वो, सही है। अगर तुम्हें हबीबा का असल नाम क्या था, तो रमला बिनते सफियान था, यहाँ पे सिर्फ रमला, सही है, तो ये ठीक जवाब है। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था, ए ओ हयूम, हयूम था, और 1885 में बनी थी, ये भी नोट कर लें, अगले पेपर्स में काम आएगी। सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे, तो दिल्ली में पैदा हुए थे, और कब पैदा हुए थे, तो 1817 में, और वफात कब हुई थी, 1898 में, तो अगले पेपर्स के लिए ये भी नोट कर लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब पावर में आए थे, देखें आपको ये याद होगा कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया था, 16 दिसंबर, तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत मिल गई थी, जो ये वाला पाकिस्तान था उसमें। तो कब मिली थी, 4 दिन बाद, 20 दिसंबर को, ये नोट कर लें। हाउ मेनी ईयर्स मेंबर ऑफ सेनेट इलेक्टेड, सेनेटर जो बनते हैं वो 6 साल के लिए बनते हैं, लेकिन इलेक्शन 3 साल बाद होते हैं। अगर कहीं इलेक्शन का जिक्र आ गया तो वो 3 साल बाद होता है, शफलिंग होती रहती है इसमें, सही है। तो आगे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मोस्ट जियोग्राफिकल सोर्सेज कंट्री लोकेटेड वेस्ट, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, देखें वेस्ट में तो ईरान है, लेकिन यहाँ पे ईरान का ऑप्शन नहीं है। ईस्ट में इंडिया है, ये याद रखना है, ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में ईरान है, सही है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। तो यहाँ पे वेस्ट में ईरान तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर नॉर्थ वेस्ट में कौन है, अफगानिस्तान, तो ठीक ऑप्शन यहाँ पे अफगानिस्तान है। और अरेबियन सी साउथ में, ये भी नोट कर लें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस डैश इज द थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन के जो प्लेनेट्स हैं क्लोजेस्ट, उनकी सीक्वेंस बता रहा हूँ, नोट कर लें। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, आखिरी 3 को सन से याद रखने, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया था, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो तीसरा पूछ है, तो तीसरा अर्थ, सही है। अच्छा, राणा संगा कहाँ का हुक्मरान था, मेवाड़ का था, ये नोट कर लें। पहला चीफ कमिश्नर कौन था पंजाब का, लॉर्ड लॉरेंस था, और ये बना कब था, 1853। देखिए मैंने मजीद रिसर्च जितनी भी की है वो इसी वजह से की है कि अगले पेपर्स में अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आपको उससे भी फ़ायदा हो जाए। द मोस्ट सुपीरियर कास्ट ऑफ हिंदूज, हिंदूज की सबसे ऊपर वाली कास्ट ब्राह्मण्स होती है, सही है। उसके बाद ही वे खिस्त्री, वैश्य, और आखिर में शूद्र होते हैं, सही है। और फिर एक और भी होती है जिसको अछूत कहते हैं, सही है, दलित, वो उसमें शामिल भी नहीं किए जाते। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कंट्री नेशनल पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, 65% लोग एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं, ये 10वीं की पाक स्टडी में, सही है, मैंने इस पर लेक्चर भी बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल, रिन्यूएबल उसको कहते हैं जो आपको मिलता रहे, कभी ख़त्म ना हो, तो पानी है इसमें, सही है, पानी आपको साइकिलिंग होती है पानी की मुकम्मल। अच्छा, ये वैसे है साइंस का एमसीक्यूज है, लेकिन ज्योग्राफिया से आया हुआ है, सही है। विच वन इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कराची पोर्ट है।
दुनिया के कितने रकबे पे पानी है? 71% है, ये भी याद रखने। 29% खुश्की है, आगे कहीं खुश्की का पूछ लेगा। थर्ड डेजर्ट किस में है? थर्ड डेजर्ट सिंध में है। कहाँ पे? सिंध। चोलिस्तान पंजाब में है, थल भी पंजाब में है, ये नोट करना है आगे कहीं पे आ जाए तो। ये उसने पाक स्टडी से उठाया हुआ है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से। अब प्रपोजल फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? पहले तो ये नोट कर लें, 1906 में बनी थी। 1906 में कायद आज़म मुस्लिम लीग में नहीं थे, ना अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग में थे। सर सैयद तो फौत हो गए थे, तो सर सलीमुल्लाह खान ने प्रपोजल पेश किया था। सही है, ये नोट कर लें। ये ना कहें कि बाकी 3 मशहूर नाम है, लेकिन ये भी देख लें कि कब बनी थी, तो उस टाइम तो वो उसमें नहीं थे। अच्छा, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। उर्दू के मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी उर्दू, क्योंकि आप लोगों की नहीं है, सीटी डीएम पीटी वालों की, लेकिन चलें फिर भी जिन्होंने पेपर किया उनके काम आ जाएगी। इसमें मशतक है, सही है, मुस्कुराहट। मशतक वो होता है जो किसी से निकला हुआ हो, तो मुस्कुराना से मुस्कुराहट निकला है। सही है। कौन सा जुमला हरूफ तासुफ है? तासुफ यानी कि आप इंग्लिश में कहें तो एक्सक्लेमेटरी, सही है, जिसमें अफसोस होता है, खुशी होती है, गम होता है। तो ये काश में ये मौका ज़ाया ना करता। सही है। अच्छा, लफ्ज़ डांट टपट किसको कहते हैं? मलामत करने को कहते हैं। सही है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। वो कलमा जिस तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ज़मीर प्रोनाउन यानी कि अली की जगह ही लग जाता है। तो सही है। अच्छा, कलाम में ऐसे अल्फाज जिसके मानी एक दूसरे के मुखालिफ हों तो उसको कहते हैं सिनफ़ तज़ाद। सही है। मरकब इशारी किससे मिलकर बनते हैं? इसमें इशारा और मुशारे अलैह। सही है। मरकब जुमला किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड कहते हैं। देखें, सारा वही इंग्लिश है जो आपने नाउन प्रोनाउन पढ़ा है, वही उर्दू में ग्रामर आती है। तो अच्छा हो जाता अगर आपकी उर्दू होती, लेकिन बहरहाल ये उर्दू निकाल दी उन्होंने। बाकी ये कंपाउंड वर्ड को कहते हैं जिसमें यानी कि दो सेंटेंस से मिलके बना हुआ हो एक सेंटेंस। तो ये सी वाला ऑप्शन है। सही है। अच्छा, इसमें कहता है कि जुमले जुमले के वो ऐसे होते हैं जिसमें एक ताल्लुक पाया जाता है और कलाम को पूरा कर देते हैं, और जिस सुनने वाले को कोई कमी महसूस नहीं होती। यानी कि इंग्लिश में कहें तो इंडिपेंडेंट क्लास, जिसमें पूरा मतलब वाजे होते हैं। तो यहाँ पे असनाद। सही है। अच्छा, अब जो है वो इसमें थोड़ा सा बला रहे, मैं आपको इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ। लफ्ज़ मंडलाना के क्या मानिए? मंडलाना कहते हैं चक्कर लगाने को। सही है। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। सही है। पैरामीटर फाइंड करने का कह रहे हैं। इसमें मैथ के सवाल एक दो ही मुश्किल थे, ज़्यादातर आसान थे, एक दो ही हल करने वाले थे। लेकिन आपकी मैथ सीटी में या डीएम पीटी में मुश्किल होगी। सही है। ये कारी हजरात का देखें, जिसका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट होता है वो मुश्किल देते हैं, लेकिन सीटी में जो सारे ही सब्जेक्ट, सीटी तो एक जनरल वो है ना, उसमें इंग्लिश भी मुश्किल होगी, मैथ भी होगी। ए बी 4 है, बी सी 5 है, ए सी 3 है, तो तीनों को जमा करने 12 आंसर आ जाएगा। ये पैरामीटर है ट्राइंगल का। सही है। पैरामीटर कहते हैं बाउंड्री को, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? देखें, किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, मैंने इस तरह कराया था क्लास में। किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, फिर उसके अंदर मीटर होते हैं, फिर उसके अंदर सेंटीमीटर होते हैं, और उसके अंदर मिलीमीटर होते हैं। तो किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, फिर आगे मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, या फिर 1000। तो 1 किलोमीटर से डायरेक्ट उसने मिलीमीटर पूछ लिया है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन रहा है 6 जीरो आ रहे हैं। सही है। तो ये वाला आंसर इसमें ठीक था, आखिरी वाला। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक बोतल में 3 लीटर और 240 मिलीलीटर चीज़ है। 3 लीटर और 240 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। सही है। और दूसरी बोतल में कहते हैं कि 5 लीटर और 350 मिलीलीटर है। तो टोटल पूछ रहा है 5 और 3 8, और ये 590, यानी कि 8 लीटर और 590 मिलीलीटर, ये वाला आंसर ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि रेक्टेंगल 60 मीटर लंबा है। रेक्टेंगल यानी कि 60 मीटर लंबा, ये साइड भी उतनी होगी। 40 मीटर चौड़ा है ये, और ये भी इतनी होगी। सही है। तो इस तरह का सवाल पिछले एक पेपर में भी आया था, इस बार फिर मिलता जुलता ही सवाल आ गए, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, हल करने को होते हैं। सही है। इसको आखिर में छोड़ दिया करें। अब इसमें क्या कह रहा है? कहते हैं कि पाथ इज कंस्ट्रक्टेड टुवर्ड द इनर साइड ऑफ रेक्टेंगल। इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, इस तरह का समझ लें। इसके अंदर ये रास्ता बना हुआ है, ये तो ये कितना है? 2.5 मीटर है। तो कहते हैं कि उसका एरिया कितना होगा इस रास्ते का। तो उसके लिए कल भी मैंने तरीका बताया था। पहले टोटल एरिया निकाल लें, 60 और 40 को मल्टीप्लाई करने से टोटल निकलेगा, तो ये होता है 2400। टोटल निकल आया। अब जो है ना, इस 60 में से ये पाथ मालूम करने के लिए 60 में से आप क्या करेंगे? ये जो डाई है, डाई लंबाई चौड़ाई दोनों में है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई डाई 5 हो गया। तो इस 5 को 60 में से भी निकालेंगे, 55 रह गया, और 40 में से भी निकालेंगे, उसकी चौड़ाई में से भी 35 रहेगा। अब ये जो 55 और 35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे
सही है। जो आंसर आएगा उसको 2400 में से निकाल दें। सही है। तो मेरे ख्याल से ये 475 आंसर आ रहे हैं। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। ये वाला अगला सवाल भी बहुत मुश्किल था। कहता है कि लाइब्रेरी में 2/5 किताबें जो हैं वो हदीस की किताबें कितनी हैं? 2/5 किताबें हदीस की हैं, यानी क्या? अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि 3/4 जो किताबें रह गई हैं उसमें से 3/4 किसकी हैं? मैथ की हैं। पहले आप टोटल किताबें सपोज कर लें टी से। सही है। यानी कि टी का मतलब है टोटल किताबें हैं लाइब्रेरी में। तो हदीस की 2/5 है तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई टी। सही है। ये हदीस की किताबें होगी। एच लिख रहा हूँ मैं। मैथ की किताबें कहते हैं कि जितनी रह गई हैं उसमें से 3/4 हैं। जितनी रह गई हैं उसमें से 3/4 हैं, यानी कि टोटल में से, टोटल किताबों में से ये हदीस वाली निकालेंगे पहले, फिर उसमें से जितनी रह गई हैं उसका 3/4 हैं। तो ये जो है ना, ये अब आपके पास बन रही हैं इसकी मैथ की। तो ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मैथ की निकल आएंगी। और फिर जितनी रह गई हैं उसमें से 642 क्या हैं? अदर सब्जेक्ट्स की हैं। तो ये जो आंसर आएगा हदीस की भी निकाल के मैथ की भी फिर माइनस करेंगे तो आखिर में निकलेगी इसकी तीसरे वाले की। सही है। तो फिर उसके बाद आपने आखिर में जाके टोटल नंबर ऑफ बुक्स यानी कि फिर जमा कर लेनी है जो जो आंसर आया। तो ये बहुत लंबा सवाल था, इसको आखिर में छोड़ दिया करें। सही है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। टोटल बुक्स को 30 पोज कर लें। हदीस की 2/5 है ना, 2/5 मल्टीप्लाई बाई टी। फिर कहते हैं कि जो रह गई हैं उसमें से 3/4 मैथ की हैं। तो जो रह गई हैं, रहने का मतलब ये है कि टोटल में से हदीस वाली निकाल के फिर उसमें से 3/4 मैथ की हैं। तो बहरहाल अच्छा, 4x आगे कह रहे कि 4x/6 इज इक्वल टू 2। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, 4x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब 4 को तकसीम करना पड़ेगा तो ये आंसर आ जाता है 3। सही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि ये इसने एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, -1 है, 3 है, 7 है, 11 है। कहते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस कितना है, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस बराबर होता है सबका। ये -1 से कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो ये वाला डिफरेंस देख लेना। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, एक पीछे है और 3 ये 4, तो इसका आंसर 4 है। सही है। आगे देख लें। कहते हैं कि देयर इज अ सर्टन पेयर ऑफ नंबर साइड दैट द सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द थ्राइस द सेकंड नंबर इज 61। यानी कि ट्वाइस यानी पहले नंबर को एक्स पोज कर लें और दूसरे को वाई कर लें तो ट्वाइस। सही है। सम ऑफ द ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, ट्वाइस फर्स्ट नंबर का मतलब है 2 गुना। सही है। थ्राइस सेकंड नंबर का मतलब है 3y। तो कहता है दोनों को जमा करें तो 61 बनते हैं। ये आपके पास इज इक्वल टू 61, ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर कहता है कि however when we subtract the 5 times the second number from 4 times the first number, यानी कि 4x में से 5y कहते हैं कि हम निकालते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 45। कितना आता है? 45। तो अब कहते हैं कि मुझे y फाइंड करके दें। तो दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। सही है। इसको जब आप ऊपर नीचे रख के 2x + 3y इज इक्वल टू 61 और नीचे 4x - 5y इसको जमा करेंगे। सही है। जब जमा करेंगे तो इसमें यानी कि देखें 6x और -2y इज इक्वल टू 106 हो गया। अब आप 106 हो गया, y को उस तरफ ले जाएं तो 6x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। बल्कि पहले इससे पहले एक और काम करें कि कॉमन ले रहे हैं, दोनों में 2 कॉमन है। 2 3x - y इज इक्वल टू 106। अब 2 को इस तरफ डिवाइड कर लें तो 3 से ये हो जाएगा 53। अब देखें, अब आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई है? 53 को इस तरफ ले आएँ, y को उस तरफ ले जाएं तो y की वैल्यू आपके पास निकल आई है। तो ये y की वैल्यू जो निकल आई है इसको आप यहाँ पे पुट कर लें, यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास x की वैल्यू भी निकल आएगी, या यहाँ पे जहाँ भी करना चाह रहे हैं। तो ये आखिर में आंसर आपके पास 7 आ जाएगा, y 7 होगा और x 12 होगा। इसमें डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। सही है। तो बहरहाल टाइम ज़्यादा इसने लिया है, लेकिन ये सवाल जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि HCF और LCM, दो पोलिनोमियल का HCF और LCM ये है x - 3 और ये। सही है। कहते हैं कि
एक पोलिनोमियल भी उसने दे दिया, दूसरा फाइंड करने को कह रहे हैं। देखें फार्मूला है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, सही है। तो उसने आपको HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करने का कह रहा है। तो यहाँ पे पुट कर लें, HCF की जगह ये पुट कर लें, LCM की जगह ये पुट कर लें, A दिया हुआ है, B फाइंड करने का कह रहे हैं, तो B की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। थोड़ा सा टाइम इस पर भी लगे। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रिकॉर्डिंग, या पेडागोजी के सवाल हैं, ये लाजमी देखने हैं, अगले पेपर्स में भी पेडागोजी हर जगह आती है। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना, सही है, इंटरप्रेट करना, ये सारा इन्फॉर्मेशन बच्चे के हवाले से, उसको क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, सही है, किसी बच्चे की असेसमेंट करना। अच्छा, फिर कहते हैं विच टाइप ऑफ टेस्ट इज ईजियर फॉर स्टूडेंट हु कैन नॉट राइट लॉन्ग कोस्ट आंसर, वो बच्चा जो लंबे जवाब नहीं लिख सकता उसके लिए कौन सा टेस्ट मुनासिब होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि MCQs टाइप जो आप दे रहे हैं अभी। विच विच वन शोज अ स्टूडेंट पोजीशन इन द ग्रुप बाय परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें है परसेंटाइल रैंक, सही है। तो अ स्टूडेंट बेस्ट वर्क इज मोस्टली कलेक्टेड बाय टीचर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि टीचर जो है वो स्टूडेंट का अच्छा काम जो कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, पोर्टफोलियो, सही है। अच्छा, द वर्ड साइकोलॉजी लिटरली मीन्स, साइकोलॉजी वाले से कल भी आया हुआ था, साइकोलॉजी होते हैं ह्यूमन बिहेवियर, सही है। द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस डेट टेक प्लेस इन अ पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ मेचुरेशन, टाइम के साथ साथ बंदे में जो चीज़ें तब्दीली आती है उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, यानी कि पुख्तगी कह लें उसकी, सही है। अच्छा, फिर सेंट्रल फोकस ऑफ प्रीनियल एजुकेशन इज ऑन द एज बिकॉज इट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू कॉपिंग, ये पेरिनियल एजुकेशन, सही है। तो ये इसका तल्लुक थिंकिंग के साथ है। विच वन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग इन विच टीचर एंड लर्नर आर नॉट इन द सेम प्लेस, बहुत आसान था, यानी कि वो कौन सी तालीम है जिसमें उस्ताद और शागिर्द एक जगह नहीं होते, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, जिस तरह इकबाल यूनिवर्सिटी भी कराती है दूर बैठ के, ऑनलाइन कह लें। द मेथड इन विच सम जनरल लॉज एंड रूल्स आर गिवन टू स्टूडेंट फर्स्ट एंड दे आस्क्ड टू अप्लाई दिस रूल टू डिफरेंट सिंगुलर, तो इसको कहते हैं, इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं, सही है। डिडक्टिव या इंडक्टिव में से है, ये गालबन डिडक्टिव मेथड है, सही है। इसको देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन स्पेसिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्लान एक्टिविटीज एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड डिजाइन फॉर पर्टिकुलर क्लासरूम, तो इसको कहते हैं लेसन प्लान, सही है, लेसन प्लान कहते हैं, सही है, यानी कि पूरा उसका प्लान बनाना की चीज़ पढ़ाने से पहले। अच्छा, इसमें आखिरी जो है ना वो अरेबिक के हैं। देखें, अरेबिक मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, जिस तरह कंप्यूटर भी मैंने आपको इकट्ठे करके बताए थे, आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। ये अरेबिक के मुकम्मल इससे पहले अरेबिक के किसी ने नहीं कराए, बल्कि मैंने एक यूट्यूबर देखा है, नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत मशहूर चैनल भी है उसका, पुराना चैनल भी है। एक तो जब भी मैथ के सवाल आते थे तो वो कहता था कि ये बहुत लंबे सवाल हैं। देखें फ़ायदा क्या है, जवाब तो मेटा भी आपको दे देगा, ये सारी मेहनत करने का फ़ायदा ये है कि आपको अगले पेपरों में फ़ायदा हो जाए, वरना जवाब तो मेटा भी दे सकते हैं। तो यूट्यूब पे सवाल चला के उसका जवाब दे देना और कहना कि बहुत बड़ा तीर मारा है, तो वो अब देखें, अरेबिक के मुकम्मल 25 MCQs अभी तक किसी ने हल नहीं किए। एक तो कहीं पे हल हुए हैं तो इधर नीचे आप उसका सबूत पेश कर दें। ये 25 मेरे पास हैं सिर्फ, वो भी मेरा स्टूडेंट था, 5 उससे भी हल नहीं हुए, मुश्किल भी थे, मैंने वो भी हल करके मुकम्मल आपके सामने 25 उससे हल हुए, 30 टोटल थे। ये देखें, ये सारे 30 का जवाब है, अपने जवाब मैच कर लें इसमें से। अब देख लें कुछ MCQs में, इसमें बता रहा हूँ कि वो आगे आपको काम आएंगे, तारीखी हवाले से थे। मिसाल तौर पे कायद-ए-आज़म की तारीख़ पैदाइश पूछी हुई थी, 1876 में कौन पैदा हुआ है, कायद-ए-आज़म। इस तरह अल्लामा इकबाल की भी पूछ सकते हैं, 1877 है, सही है। इमाम गज़ाली के हवाले से एक MCQ था 478 जिसमें था, सही है। इसी तरह 1897 जमालुद्दीन अफ़ानी के हवाले से MCQ था। अच्छा, फिर आड़ू का लफ्ज़ दिया हुआ था, पूछ रहे थे कि इसको क्या कहते हैं, आड़ू कहते हैं, सही है। फिर अल्लामा इकबाल के हवाले से एक MCQ था, दिखाने को क्या कहते हैं, उसके हवाले से था, सही है। इसी तरह इसमें आप मज़ीद देखें तो 60 साल, एक का जवाब अल-अंबिया था जिसमें सूरत थी ख़ातमुन नबीय्यीन वाली, सही है। बलूचिस्तान में 50 मादनी ज़खायर हैं। देखें तारीख़ी हवाले से जो MCQs है मैं बता रहा हूँ, आप काम आएंगे बाकियों को भी। रमज़ान के हवाले से था एक, 4 मौसम, सही है, और जुमला फ़ेलिया, दोनों पाँव, बुलंद व बाला, तो ये ज़्यादातर तारीख़ी हवाले से थे या अरबी से उर्दू में मानी पूछा हुआ था, सही है। तो 1692 था एक में। अब आपके पास 100 MCQs पूरे हो गए, आप अपने मार्क्स भी निकाल सकते हैं और
कारी का पेपर रह गया वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। इसी तरह अपलोड करूँगा, साथ सॉल्यूशन भी बताऊँगा, साथ ये भी बताऊँगा कि अगले पेपर में क्या आ सकता है और ये भी बताऊँगा कि ये कहाँ-कहाँ से आए हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होता रहेगा।